and welcome to The Print. Today we have with us BJP National Secretary and party's Lok Sabha in charge for Delhi, Om Prakash Khantar, to talk about the recent political developments in the national capital and his party's strategy to win all 7 Lok Sabha seats in the upcoming general elections. Welcome to The Print, sir. Thank you, धन्यवाद। सर, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट से। आपसे जानना चाहूंगी सर कि जब उनकी लास्ट मंथ अरेस्ट हुई तो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको मुद्दा बनाया। उन्होंने इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया कि ये जो आचार संहिता आने के कुछ दिनों के अंदर ही उनकी अरेस्ट हो गई, तो आप उस पर क्या बोलेंगे सर? ये समय का चयन तो खुद केजरीवाल जी ने किया है। उनको ईडी ने कितने नोटिस दिए, कोर्ट में वो स्वयं गए, फिर कोर्ट में भी अड़ गए कि भाई मेरा कसूर बताया जाए। तो फिर जज साहब ने, मैंने जो अखबारों में पढ़ा, फाइल देखी, फाइल देखने के बाद कहा कि इनको ले जाइए। मान लो हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं और मान लो आपका फ़ोन गुम हो गया, तो कोई आप कहते हो फ़ोन गुम हो गया, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हमारे पास तो नहीं आ गया, सब चेक करते हैं ना अपना। इसको हरियाणा में कहते हैं झाड़ा देना। जब उन पे आरोप लग गए थे तो पहले झाड़ा दे के साफ हो जाते। क्यों ईडी को बार बार वो टालते रहे इतने नोटिसों के बावजूद? फिर कोर्ट भी वो खुद गए कि ईडी ये सब कर रही है और उस पर वहां भी अड़ गए खुद जाकर। जैसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है कि मेरा बताइए क्या कसूर है, तो जज साहब ने कहते चैम्बर में फाइल मंगाकर देखी तब कहा। तो ये टाइमिंग का चयन तो खुद केजरीवाल जी ने किया, किसी का दोष नहीं है। एंड सर, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है जैसे राजकुमार आनंद जी गए, उनके मिनिस्टर, जिन्होंने रिजाइन कर दिया पार्टी से, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने ईडी के प्रेशर में, क्योंकि लास्ट ईयर उनके ऊपर रेड हुई थी और इसलिए उन्होंने प्रेशर में आके रिजाइन करा है। तो मिनिस्टर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी करप्ट है। लेकिन सर, ये भी, और अभी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी सैक कर दिया गया कल। तो आप इन सारे इवेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए भाई, राजकुमार आनंद की बात सबसे ज्यादा प्रामाणिकता से कौन बता सकता है? क्या आप बता सकती हैं? क्या मैं बता सकता हूँ? प्रामाणिकता से उन्होंने अपनी बात बताई है ना, सबने उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ में चल नहीं सकता, तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मिनिस्टर हैं। यही सब दूध के धुले हैं, वो दूध के धुले नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? किसी व्यक्ति के बारे में, आपके बारे में बात हो रही है तो सबसे प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? क्या ये सवाल बनता है क्या? मेरे बारे में कोई बात हो रही है तो कौन सबसे ज्यादा प्रामाणिक व्यक्ति है? राजकुमार आनंद मिनिस्टर थे इस सरकार में, छोड़कर जा रहे हैं और खुद कह रहे हैं प्रामाणिकता के साथ मीडिया के सामने कि भाई मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं चल सकता। ये भ्रष्टाचार के विरोध में सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार करते हुए अंदर जेलों में गए हैं, तो मैं इस रास्ते में, ये मेरा रास्ता नहीं है। मैं तो सेवा के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरित होकर सेवा के लिए राजनीति में था। ये उनकी उद्घोषणा है साहब, इसको क्वेश्चन करने का हक किसको है? जो हमारे साथ हो वो सब अच्छा, जो हमारे साथ नहीं वो सब बुरा। ये कौन सा रवैया है? दुनिया सब समझते, बुद्धू थोड़ी है लोग। आप कहेंगे वो वही एक पक्ष होगा, ऐसा थोड़ी है। जो पार्टी है, संबंधित पार्टी है, जो व्यक्ति है खुद वो कहेगा वो पक्ष है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के जो एक्शन है, राजकुमार आनंद जी के रेजिग्नेशन से प्रूव हो जाता है कि ईडी के जो एक्शंस हैं वो बाकी सब लोगों ने तो नहीं दिया ना। नहीं, एक मिनट, बाकी सब लोगों ने तो नहीं दिया ना, इन्होंने दिया ना इस्तीफा। इनकी वैल्यू हाई है, वो समझते हैं उस विषय को। ईडी तो किसी को भी पूछ सकती है जो उस सारे सर्कल में, क्योंकि एक घोटाला हुआ है। मैं मिनिस्टर रहा हूँ, 5 विभाग मेरे पास रहे हैं। मैं फैसला करते समय, पॉलिसी बनाते समय अगर ऐसी पॉलिसी बनाता हूँ कि मेरी सरकार को फायदा हो रहा है, उस सब कहेंगे अच्छी पॉलिसी है। जो जनता को सेवा दे रहा हूँ, ऐसी पॉलिसी बना रहा हूँ, लोग कहेंगे अच्छी बात है। अगर मैं कुछ व्यापारियों को फायदा देने की पॉलिसी बना रहा हूँ तो साफ दिख रहा है साहब, कोई बुद्धू है क्या दिल्ली के लोग? आप ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा रहे हो, आप शराब विक्रेताओं का कमीशन बढ़ा रहे हो, आप शराब बनाने वालों का कमीशन बढ़ा रहे हो, तो आप किसको कहोगे कि हम चोर नहीं है? कोई एक आदमी भी कह सकता है इस बात को? पहले दिन ही कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए 5 वर्षों में दुनिया भर के कानून और पॉलिसी बनाने का मौका मुझे मिला है। सबसे पहले यही देखते हैं कि ये पॉलिसी, कुछ विभाग है जो सरकार की आमदनी कराते हैं, तो क्या सरकार की आमदनी के फेवर में है? कुछ विभाग है जो लोगों को लोक कल्याण पहुंचाते हैं। पेंशन है, पेंशन का विभाग है, लोगों के लिए है, पेंशन बढ़ानी अच्छी बात है, बढ़ा दीजिए।
आयुष्मान का कार्ड है, चिरायु कार्ड हरियाणा में बनाया, बना दीजिए चिरायु कार्ड। पशु भी हो, बीमा करना है इतने रुपए में, लोगों को फायदा होगा, भाई 100 रुपए में करेंगे, ठीक, अच्छी बात है, लोगों को फायदा होगा ना। उसकी बजाय कंपनियों को फायदा हो जिन कामों से, ना सरकार का फायदा ना लोगों का फायदा है, तो चोर तो साफ है। कितने दिन झूठ बोलते रहेंगे लोगों से, कितने तरीके से झूठ बोलते रहेंगे। जो साफ दिख रहा है अब तो ये स्पष्ट है, आपकी सरकार भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और जो वो गए थे कि मेरी अरेस्ट गलत हो गई है, वहां भी जिसने कह दिया कि इसमें कुछ भी अब गलत नहीं है, ठीक रास्ते पर तुमको अंदर ले जाएंगे। सर, जैसे आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है कि पंजाब और दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की। और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप एक बात नहीं समझते, आपका देश की आप देश की संस्थाओं पर, आप पार्टी का या प्रिंट का विश्वास है कि नहीं है? आपके अखबार का विश्वास है ना? आप न्यायालय पे विश्वास करते हैं? देश की न्याय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आदर करते हैं। क्या आप किसी पार्टी के कारण से जेल जा रहे हैं कि कोर्ट में के कारण से, जब आप बताया जा रहा है, कोई ईडी बता रही है कि उन्होंने गलत किया, तब जेल जा रहे हैं? देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास कीजिए, गलती है स्वीकार कीजिए, दिल्ली की जनता से हाथ जोड़कर गलती मानिए और कोर्ट में अपने को बताइए कि भाई गलती हो गई है, बताइए किस किस तरह से क्या हो गया। अब ये नहीं चलेगी, ये खाली बयानबाजी से, कोर्ट के मामले बयानबाजी से नहीं सुधरते, और जितने बयान देंगे ना उतने उलझते हैं। और ये आपने देख लिया, कोर्ट में जितना कोर्ट में एरोगेंसी से नहीं जाया जाता जी, कोर्ट में विनम्रता से जाया जाता है। किसी पर भी केस हो जाए, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो कोर्ट में विनम्रता से खड़े होते थे। गांधी जी भी, नेहरू जी भी, आजादी के सब लोग भी, बाद में किसी पर केस हुए। आप किससे लड़ रहे हो? आप बीजेपी से लड़ते लड़ते क्या देश की न्याय व्यवस्था से भी लड़ रहे हो क्या? आपको अकल रहनी चाहिए भाई। एंड सर, आपको ये एलिगेशन कि दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की साजिश हो रही है, उस पे क्या भैया? पहली बात यह है, पहला यक्स प्रश्न ये है, क्या जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है? क्योंकि जहाँ तक मैं कानून का ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, मेरे एक मित्र बैठे हैं जो IAS राइट सर्विसेज हैं और लॉ भी किया हुआ है सामने, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि जेल से कोई भी कागज बाहर जाएगा, अंदर आएगा, तो जेल का स्टाफ उसको देखेगा, जेलर साहब उसको देखेंगे। बिना सेंसरशिप के कोई कागज ना आ सकता ना जा सकता। जब भी कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहली शर्त उसकी गोपनीयता की शर्त होती है कि इन बातों को मैं लोकहित के लिए प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि प्रकट करने से बेनिफिट होते हैं लोगों को। सरकार की पॉलिसी का पहले पता लग जाए तो लोग फायदा उठा लेते हैं, इसलिए शपथ दिलाई जाती है कि मैं लोगों के हित के कारण से इन चीजों को मैं कहीं प्रकट नहीं करूंगा। तो कोई भी फाइल वहां से जाएगी आएगी तो क्या जेलर साहब नहीं देखेंगे? और जेलर साहब देखेंगे तो क्या गोपनीयता बचेगी? क्या किसी मुख्यमंत्री की गोपनीयता भंग होनी चाहिए? मुकदमा क्या है? आप पॉलिसी को पहले डिस्कस करके और फिर पॉलिसी बना रहे हो, वो यही तो आपने पाप किया है। जेल में बैठ के फिर यही करना चाहते हो। अभी गलती क्या है? अभी गलती यही है कि पहले बेनिफिशरीज को बताकर आप पॉलिसी बना रहे हो कि आपके फेवर में पॉलिसी बना रहे हैं, और आप हमको जैसे आ रहा अखबारों में चंदा देना और हम दूसरी जगह चुनाव लड़ेंगे, ये तो कर रहे थे। हरियाणा में कहना तो पेड़ पर पकड़े गए मौके पर, और आप वही करना चाहते हो। आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे बाकी जगह लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था की है, आप अपनी करिए। झारखंड में की ना उन्होंने, उनको मालूम है, समझदार आदमी है कि भी मैं जेल से मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकता क्योंकि गोपनीयता भंग हो जाएगी। गोपनीयता को कैसे भंग कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी शर्त होती है गोपनीयता की। शर्त भंग तो मामला भंग सारा का सारा। कोई आदमी केवल चुनाव जीतने से सांसद नहीं बनता है, ओथ से बनता है। केवल नॉमिनेटेड होने से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, मंत्री नहीं होता है, ओथ के बाद होता है। समझ गए आप? यह ओथ का सवाल है। तो सर, आप इस चुनाव में बीजेपी किस तरीके से ये सारे मुद्दे लोगों तक लेके जाएगी? आपका इलेक्शन कैंपेन हमारा केजरीवाल विरोधी कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है जी। हमें तो सारी दिल्ली को पता चला गया वो भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट के साथ की जनता खड़ी नहीं होती। यहाँ बड़े बड़े सरकारों के बदलाव भ्रष्टाचार के हुए हैं, चाहे बिहार का आंदोलन हो, चाहे उस समय गुजरात का आंदोलन हो, वो सब आंदोलन, जो जेपी का आंदोलन हो, ये सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। भारत के लोग, भ्रष्टों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। भ्रष्टाचार के प्रति यहाँ कोई सिंपैथी नहीं है लोगों की, इसलिए इनकी तो डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने इतना समय
गलत दे दिया इनको। इतने समय की आवश्यकता नहीं थी। तो देश का विकास हो रहा है, देश भरोसा कर रहा है मोदी जी पर, देश नए पायदान पर जाने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड होने वाला है देश की समृद्धि की दृष्टि से, विश्व गुरु भारत की दृष्टि से। जो देश के देवस्थान है उनका जो पुनरुद्धार हुआ है, देश में जिन महापुरुषों को इन्होंने छुपा के रखा था, 45 के बाद सुभाष जी का पता ही नहीं चला, ना हम जयंती मना पाए, ना हम जो है उनकी कोई पुण्यतिथि मना सकते, क्योंकि कांग्रेस ने उनको आने ही नहीं दिया, पता नहीं लगने दिया गया। पापी है कांग्रेस इस बात की। जहाँ उन्होंने आजादी का झंडा फहराया था बोट क्लब, ये क्या अंडमान निकोबार क्लब के सामने, उसको डिसेबल करने का पाप किया था कांग्रेस पार्टी ने। सेलुलर जेल को तोड़कर आधे का अस्पताल बना दिया इन लोगों ने। इन्होंने तो केवल ऐसा देश बनाया कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर जाओ, बाकी के तो नाम ही नहीं रखे थे। डम डम, शांता क्रूज, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है डम डम, अब शांता क्रूज छत्रपति शिवाजी है, अब नागपुर बाबा साहब अम्बेडकर है, अब रायपुर स्वामी विवेकानंद है, अब चंडीगढ़ भगत सिंह है, अब जो है आमोद सिंह चौधरी चरण सिंह है, अब अयोध्या भगवान ये महर्षि वाल्मीकि है। अब बदला हुआ है भारत, ऐसा नहीं है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाट पंचम की मूर्ति की जगह खड़े हैं। अब इंडिया गेट पर केवल सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ने वालों के नाम नहीं है, अब इंडिया गेट पर वार मेमोरियल में हर लड़ाई में लड़ने वालों के नाम है। अब ये भारत सबका है। ये जो बदलता हुआ भारत है 10 वर्षों में लोगों ने देखा है। अब हर घर में रसोई गैस है, नल से जल है, 80 करोड़ परिवारों में अन्न जा रहा है। किसी माँ को इस बात के लिए दुखी नहीं होना पड़ता उसके बच्चे घर आएंगे तो रोटी कहाँ से बनाएंगे। ये बदला हुआ भारत है, लोग उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं। इनके पापों का तो कोई विषय नहीं है। वो तो आपने इतने सवाल पूछ लिए, इतने सवाल के लायक नहीं बचे हैं। तो सर आप बताइए, दिल्ली में बीजेपी का जो कैंपेन होगा, अभी तो टाइम है इलेक्शंस में दिल्ली में, तो आप लोग किस तरीके का कैंपेन प्लान कर रहे हैं? अभी मैं लोकसभाओं की बैठक ले रहा हूँ। आज मेरी 2 लोकसभाओं की बैठक है और एक पहले हो चुकी है। 7 लोकसभाओं में जा रहा हूँ। जो हमारा लगभग 1000 शक्ति केंद्र तक का कार्यकर्ता है, सब बैठकों में आ रहा है। हर शक्ति केंद्र में 5 बूथ होते हैं, तो उस नाते से वो जुटा हुआ है। और हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर पन्ने पन्ने तक है। हर बूथ में 20-20 कार्यकर्ता होते हैं, तो वो सारे के सारे उसमें जो है वो लगे हुए हैं। जो भी लोकल वहाँ के लोकल मुद्दे हैं वो सब कार्यकर्ता समझते हैं, क्योंकि हम बहुत वर्षों तक यहाँ जो है नगर निगम में रहे हैं, तो वो लोकल मुद्दों को भी उठाते हैं। साथ साथ मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है उसको भी उठाते हैं कि ये देश के लिए आगे। भारत माता की जय हमारे लिए मंत्र है। आम आदमी की सेवा भी भारत माता की जय, और देश मजबूत हो ये भी भारत माता की जय। कोई हम पर अटैक करे जाके ठोके ये भी भारत माता की जय। दुनिया में भारतीय का सम्मान हो ये भी भारत माता की जय। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पे जाए ये भी भारत माता की जय। यहाँ पर G20 हो, आदर बढ़े भारत का, G21 होके जाए ये भी भारत माता की जय। हमारा तो एक ही मंत्र है, भारत माता की जय। नीचे आम व्यक्ति की सेवा भी भारत माता की जय, और देश पूरे देश के रूप में मजबूत हो ये भी भारत माता की जय है। यही हमारा मंत्र है, इसी के लिए काम करते हैं और इसी के आधार पर चुनाव में जाते हैं और इसी आधार पर देश के का जनादेश का आशीर्वाद लेते हैं। सर अभी लास्ट इलेक्शन में जो आपके एमपीज थे बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए थे, 3 लाख के ऊपर का मार्जिन था। तो इस बार भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार कोई मार्जिन का शानदार अच्छा मार्जिन होगा, खूब अच्छे मार्जिन से लोग विजयी होंगे। बदलाव को भी लोग पसंद करते हैं। पहले वाले भी अच्छे थे, अब वाले भी अच्छे हैं। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अमेरिका में भी 8 साल के बाद वो राष्ट्रपति फिर से नहीं हो सकता। पार्टी में भी हमारे 2 बार के बाद अध्यक्ष नहीं बनाते, तो बदलाव को भी लोग पसंद करते हैं। दिल्ली में जितने लोग लड़ रहे हैं सब पार्टी के वर्कर हैं और सब कार्यकर्ता खुश हैं। पहले थे वो भी बहुत अच्छे थे, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण काम राज्य संभालने के लिए दिए हुए हैं, जैसे मुझे दिया हुआ है। कोई मध्य प्रदेश देख रहा है, कोई जो है राजस्थान में गया हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश में गया हुआ है, उन सबको भी महत्वपूर्ण काम सौंपे हुए हैं। जी, लेकिन जैसे कांग्रेस के कुछ लोग हैं और ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही है कि इन्होंने बदल दिए सारे, मनोज तिवारी जी को छोड़कर, और हंसराज हंस को कहीं और से लड़ा रहे हैं, पंजाब से लड़ा रहे हैं, लेइन बाकी सारे लोगों को बदल दिया। तो कोई कारण उनको क्या तकलीफ? नो, वो बस बोल रहे हैं कि उन्होंने शायद काम नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया, सबने बहुत श्रेष्ठ काम किया। उनकी तकलीफ ये हो सकती है कि जो एजेंडे उन्होंने उनके लिए बना के रखे होंगे वो उनके बेकार हो गए होंगे। राजनीति में मुद्दा क्या होता है कि किसी एक को देखकर, सामने देखकर कोई एजेंडा तय करता है कि मैं ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। अब वो सामने ही है तो क्या बोलेगा?
जी। तो ये जो बदल होती है वो उसके कारण से तकलीफ होती है अपोजिशन को, कई बार ऐसा भी है। लेकिन हम तो बीजेपी के तो सब कार्यकर्ता बड़े समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, जो दायित्व मिलता है वो दायित्व वो करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। तो क्या इस बार हम बड़ी रैलीज देखेंगे या छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं जैसे पिछली बार? दोनों काम करते हैं हम तो, एक एक बूथ पर 5-5 लोगों की मीटिंग से लेकर घरों में जाके, और बड़ी बड़ी माननीय मोदी जी की रैली, माननीय नड्डा जी की रैली, अमित शाह जी की रैली, छोटे से बड़ा हर प्रकार का हमारे काम का प्रकार है। हमारी मोडस ऑपरेंडी में सब है, छोटी बैठक से लेकर बड़ी रैली तक। एंड सर इस बार इंडिया अलायंस के उसमें कांग्रेस और आपने दिल्ली में सीट शेयरिंग हो रही है, तो आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा? पिछली बार वन ऑफ द रीजंस कि बीजेपी को बहुत मार्जिन मिला क्योंकि आपने तो बीजगणित पढ़ा है ना? बीजगणित पढ़ा है आपने? बीजगणित में एक फार्मूला बताते थे, a+b² ऐसे आपको ध्यान में होगा, और उसमें फिर ab+ का लाभ हो जाता, 2ab का लाभ हो जाता था, लाभ होता था ना, और उसमें माइनस आ जाए तो -2ab। इनका ऐसा ही है, ये ना उनके साथ, ये वो उनके साथ नहीं, उनके विरोध में सत्ता में आए थे, कौन सा इनका वोट ट्रांसफरेबल है? तो इनके गठबंधन पहले इन्होंने खुद ही इंडिया में डॉट लगा रखी है, ये खुद ही डॉट वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई बेनिफिट इनके गठबंधन का होने वाला है। चोर मुशेरे भाई कह के ही लोग इनको संबोधित करेंगे। ठीक है। एंड इस बार आपको विक्ट्री मार्जिन आपको क्या लग रहा है कि शानदार, पहले से अच्छा मिलने वाला, पहले से सब किया है, सब जगह अच्छा मिलने वाला है, पहले से अच्छा मिलने वाला है। ठीक, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए।